नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी एक झलक पाने के लिए तीर्थ यात्रियों का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए तरह तरह की सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसी कड़ी में त्रिपुरा के अयोध्या पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन शुरू की गई। अभी में यहाँ पर फ्लैगिंग ऑफ कार्यक्रम यहाँ पर रखा है और त्रिपुरा से ये अयोध्या में रामलला जी को दर्शन के लिए यहाँ पर त्रिपुरा से कम मेरे पास जो खबर है 400 के ऊपर यहाँ से लोग गया है यहाँ पर और इसीलिए मैं आया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेलवे मिनिस्टर जी को कि ये बंदोबस्त ये लोग किया यहाँ पर स्पेशल ट्रेन। और देखिए इन लोगों को मैंने कहा कि वहाँ जाके दर्शन करने के बाद वहाँ से आशीर्वाद ले और राम जी के पास ये निवेदन करे त्रिपुरावासी अच्छे रहे और उसका मंगल कामना करना चाहिए, इनको कहा मैंने। और वहाँ से ब्लेसिंग लेके आए और जिस तरह मेरे पास खबर मिला है, हम लोगों को भी जाने वाले थे, मेरा कैबिनेट कोलीग को लेके मुझे जाना था। बाद में खबर मिला इतना भीड़ हुआ है, लगभग 25 से 30 लाख लोग अभी वहाँ इतना माने दर्शन करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो कैंसिल करना पड़ा, लेकिन हम भी उद्ग्रीव है कब जाएंगे हम। और यहाँ से इतना लोग गए तो उनको मैंने आज आया यहाँ पर, उनको मैंने बेस्ट ऑफ प्लीजेंट जर्नी मैंने बताया और बहुत ही अच्छा एक सुकून मिलता है जो ये अच्छा काम के लिए जा रहे हैं। और इतना भारी मात्रा में आज तक त्रिपुरा से किसी जगह जो दर्शनार्थी होके किसी जगह जाना राम जी को देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए, सिर्फ त्रिपुरा से नहीं है, सारा भारतवर्ष, पूरा भारत में ये अभी सभी जगह से जा रहे हैं और ये एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है। कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भविष्य में उत्तर प्रदेश के साथ पार्टी के औपचारिक संबंध पर सवाल उठाया। देखिए, इस नामांकन के साथ एक बात स्पष्ट है कि गांधी वाड्रा परिवार का औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ अब कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। जिस उत्तर प्रदेश ने उनको राजनीतिक रूप से उनके परिवार को पोषित किया इतने वर्षों तक, पहले वो अमेठी हारे 2019 में और अब शायद वो जांच उनको हवा का रुख पता चल गया है कि देखिए रायबरेली में भी वो सीट हारने वाले हैं। तो उससे पहले उन्होंने अपने सारे रिश्ते नाते उत्तर प्रदेश से एक प्रकार से तोड़ दिए। परंतु इसमें हैरानी की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों का बार बार अपमान भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने किया। प्रियंका वाड्रा हंस रही थी जब चन्नी जी ने उनको भैया बोला था। राहुल गांधी ने कहा उत्तर भारतीयों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को विषय समझ में नहीं आते। उनके सहयोगी दल के लोग, डीएमके के लोग उत्तर भारतीयों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को हर बार अपमानित करते हैं। तो हो सकता है ये अपमानजनक भाव और उनके मन में जो भावना है वो आज शायद उन्होंने प्रकट की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको जो है एक संगठन से जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में जिनका विकास हुआ है, जो आगे बढ़े हैं, ऐसे व्यक्ति को, श्री महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, उनका नाम आया है। ये हम सभी के लिए एक मतलब गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं कि सीमांत क्षेत्र चमोली के एक ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में पैदा होकर जिन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, उनको पार्टी ने मौका दिया है, अच्छा काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी है, सब लोगों में एक आशा भी है कि और अच्छे तरीके से और समन्वय के साथ अच्छा काम होगा। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिंसा भड़कने के बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की 6 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति के सदस्य संदेशखाली का दौरा करेंगे और कथित यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। का स्वागत करते हैं कि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को गठित किया है, क्योंकि
आज पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस के कार्डर की तरह काम कर रही है। वहां पर कोई भी जांच या इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष तरीके से हो ही नहीं पाती है। बार बार हाई कोर्ट को किसी जांच को सीबीआई या एनआईए या एसआईटी या किसी और एजेंसी को सौंपना पड़ता है। इसका मतलब कि वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस कोई भी न्यायपूर्ण तरीके से काम नहीं करती और इसीलिए वहां की वस्तुस्थिति से लोगों को भी आगाह कराने के लिए और उस पर संज्ञान लेते हुए, जानकारी प्राप्त करते हुए अगले कदम उठाने के लिए जो ये डेलीगेशन बना है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वहां के गवर्नर साहब ने भी कई सारी चिंताएं प्रकट की है, परंतु ममता बनर्जी अपने आप को संविधान के ऊपर, कानून के ऊपर और महिलाओं के अधिकार के ऊपर समझती है। उनकी प्राथमिकता केवल शाहजहां को बचाना है, हमारी प्राथमिकता बंगाल को बचाना है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। ये मामला असल में क्या है, इस पर याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने बात की है। वहीं वकील प्रशांत भूषण ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में विस्तार से समझाया है कि इसके तहत जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफ़ी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपये से ज़्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। नहीं, बिल्कुल, देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।